बहुत बड़ी खबर है इस समय देश के लिए और दुनिया के लिए, खास तौर पे जब हम बहुत बड़ा त्याग करते हैं तो बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ऐलान किया वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और उससे पूरे राजनीति में हलचल मच गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो स्ट्रोक है वो कंचन मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। डेफिनेटली अरविंद, और इसको इसी तरह से देखा जा रहा है क्योंकि आप देखिए जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे दिल्ली की सियासत में हलचल तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली के सियासी गलियारों में अब सिर्फ एक ही सवाल है कि दिल्ली की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी, क्योंकि केजरीवाल ने 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल दिल्ली के सीएम नहीं बनेंगे। इसके लिए जनता ही बताएगी कि दिल्ली का सीएम किसे होना चाहिए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, पहले उसे सुनिए। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से केजरीवाल ने ये ऐलान किया है उससे राजनीति खासतौर पे दिल्ली और हरियाणा की बहुत बदलती हुई नजर आ रही। कंचन, और हमारे साथ इस समय हमारे 2 साथी नैना यादव और विवेक शांडिल्य जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे हमारे साथ 2 गेस्ट भी जुड़ गए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और संजीव कौशिक जी भी जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कंचन, मुझे लगता है कि इस समय जो चर्चा हो रही है, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक तो आपके मन में जो सवाल था कि भाई अरविंद केजरीवाल ने ये निर्णय इस समय क्यों लिया, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री या अगला उत्तराधिकारी फिलहाल कौन बनेगा। आपको क्या लगता है अरविंद, क्योंकि आप देखिए आपने दिल्ली की सियासत को भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, गुजरात यूपी के अलावा अगर जिक्र किया जाए, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है सुनीता केजरीवाल हो सकती हैं, क्या गोपाल राय की वैसी छवि है, सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, कौन हो सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? बहुत बड़ा सवाल किया है। मैं अपना जवाब दूं, लेकिन पहले हमारे जो साथी जुड़े हैं मैं समझता हूं कि पहले उनसे एक बार समझ लेता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग उस जगह पे हैं खड़े जहां पे ये सारा कुछ चल रहा है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आने वाले दिनों में दिल्ली में? देखिए अरविंद और कंचन, राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में फरवरी तक चुनाव होने और फरवरी में ही नतीजे आ जाने की संभावना है, क्योंकि जो सरकार का कार्यकाल फरवरी तक का है। अब आप देखिए कि हरियाणा में इलेक्शंस हो रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का अपना स्टेक है, हरियाणा में पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। दिल्ली में चुनाव की सिफारिश आम आदमी पार्टी ने कर दी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, लेकिन अरविंद जी ने अभी इस्तीफा दिया नहीं। दूसरी बात यह कि एक तरफ जहां पर अरविंद केजरीवाल जेल से छूट कर आए तो आम आदमी पार्टी का जो जोश है और जो आम आदमी पार्टी का काडर है वो बहुत हाई है और बहुत जोश, बहुत स्पिरिट के साथ इस वक्त सामने चुनावी मैदान में। तो आम आदमी पार्टी ये जानती है कि अगर अभी हम इलेक्शंस में गए तो इसका पूरा फायदा होगा, हर पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा देगा आम आदमी पार्टी को फिर से दिल्ली में प्रचंड बहुमत दिलाने के पीछे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और हरियाणा और दिल्ली को लेकर ये मास्टर स्ट्रोक। ठीक है विवेक, ठीक है। हमारे साथ नैना भी हैं और हमारे साथ 2 साथी भी हैं। मैं चलता हूं, जरा एक रिएक्शन उनसे ले लेता हूं। मुझे ये बताइए, हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और संजीव कौशिक जी, संजीव जी मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अरविंद ने इतना बड़ा कदम इस समय क्यों उठाया? क्या उसका पॉलिटिकल माइलेज उनको हरियाणा में मिलेगा? आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, आपको लगता था कि ये एकदम सही वक्त है?
अरविंद जी राजनीति करने वाले लोग हैं और राजनीतिक टाइमिंग तो देखेंगे ही देखेंगे, निश्चित तौर पे निहितार्थ भी उसमें दिखाई दे रहा है और सारे लोग भी ये बात समझ रहे हैं। सच बात यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को हाथी में खेलने का प्रयास किया गया और बीते कुछ वर्षों में लगातार एक बात दिखाई दे रही है कि केंद्र बनाम आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार जिस तरह से राज चली हुई है, उसके कुछ नतीजे ऐसे ही आने वाले थे और अपने तरीके की राजनीति कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से एक ऐसा तीर छोड़ा है अरविंद केजरीवाल आज के में, जिससे बहुत सारे लोगों की चेहरे पर खुशियां छा जाएगी। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस का स्वागत करें या आप विरोध जारी रखें। वो कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है संजीव भाई, एक सेकंड में कंचन, मैं समझता हूं कि अमलेंदु से भी एक सवाल लेके फिर नैना के पास चलना चाहिए हमें। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है, आपकी पत्रकारिता क्या कहती है कि ये जो कदम है, ये मास्टर स्ट्रोक जो है, इससे अरविंद केजरीवाल कितने माइलेज पे बाकी लोगों से अहेड होंगे? देखिए अरविंद जी, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने ये मास्टर स्ट्रोक बड़ा खेला है और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां पेश कर दी। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी अपना चुन के दे देते हैं, अरविंद केजरीवाल फिर पूरी तरीके से फ्री होंगे राजनीति करने के लिए। दिल्ली सरकार का प्रशासन जो मुख्यमंत्री देगा जो भी होगा, और अरविंद केजरीवाल रोज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी करते रहे। देखिए ये अमलेंदु ने एक बड़ी बात कही कि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से राजनीति करने के लिए फ्री होंगे, ये हमें समझने की बात है। नैना, आपका लंबा अनुभव है पॉलिटिकल चीजों को कवर करने का, आपको क्या लगता है कि ये जो सारा काम हो रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है, आपने देखा कि सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से अपने कामों को परफॉर्म कर रही थी, आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है? देखिए अरविंद जी, ये जो आने वाले भविष्य की जो प्रमुख बातें हैं वो आज अरविंद केजरीवाल जब कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे उसमें कई उन्होंने अपने अपने बयान में अलग अलग हिस्सों में कहा। आपको याद होगा उन्होंने भगत सिंह की उस किताब का जिक्र किया, जेल में रहते उन्होंने उस किताब को पढ़ा। उन्होंने ये भी कहा कि भगत सिंह के बाद में मैं 90-95 साल बाद में एक और ऐसा क्रांतिकारी सीएम आया। उन्होंने एक बात कही कि उनके जो लेटर थे वो सही मायनों तक अंग्रेजों के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंचाए जाते थे। यहां पर इस बात को गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मैंने कई पत्र लिखे, कई ऐसे निर्णय लिए जो दिल्ली के हित में थे, लेकिन वो बात दिल्ली की जनता तक नहीं पहुंची, वो एलजी तक नहीं पहुंची, यहां तक झंडा फहराने तक की बात थी। इसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई। मुझे लगता है ये ऐसे वक्त में, क्योंकि दिल्ली में अब अगर सरकार का कार्यकाल देखें तो लगभग 5 महीने का बाकी है। 5 महीने में अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ पर सीएम पद पर रहते भी तो उनके पास में क्या ताकतें होती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पर तो है लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनके हाथ में ऐसी कोई पावर नजर नहीं आती। अब ऐसे वक्त में अगर उनका इस्तीफा, जब सर पे हरियाणा चुनाव है, तो एक सिंपैथी गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिंगल हैंडेड हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज आता है। दूसरी बात यह कि अगर 5 महीने वो यहां पर रहते हुए कोई अहम निर्णय नहीं लेते हैं, और जाहिर सी बात है बतौर सीएम उन्हीं के हाथों साइन होकर आगे जाती, लेकिन लोक लुभावन वादे इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है, एक सिंपैथी वोट के तौर पर, एक अलग मैसेज देने के तौर पर, क्योंकि बार-बार लगातार इस बात का दिल्ली में जो किया विपक्ष जा रहा रही है है बीजेपी, क्या ये वो सिंपैथी वोट है, क्या लोगों के सेंटिमेंट्स को जोड़ने की कोशिश की जाएगी? विवेक, आप लगातार फील्ड पर मौजूद हो। विवेक, एक बात बताइएगा, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को जोर शोर से उठा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अब खबर आ रही है 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे वो। भाजपा के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने हाथ से निकल गया है। क्या आम आदमी पार्टी का ये स्टेप हरियाणा को देखते हुए, आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव को देखते हुए, क्या ये उसके हित में जाता हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है? ग्राउंड पर क्या चर्चा हो रही है, क्या लोग बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो लोग तो नहीं के इशारे कर रहे थे कि नहीं आप इस्तीफा मत दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि किस समय पर क्या फैसला लेना है, और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बैक टू द बेसिक्स हो गई है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो अरविंद केजरीवाल जब इस बार इलेक्शन में जाते तो उनसे उनके 10 साल का काम पूछा जाता। उनसे पूछा जाता कि आपने 10-12 साल में दिल्ली में क्या बदलाव किया, आम आदमी पार्टी ने क्या चेंजेस किए। बेशक वो काम गिनवाते, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर जरूर रहता। लेकिन वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं नीचे चली गई हैं, और ऊपर क्या आ गया है,
ऊपर आ गया कि भाई अरविंद केजरीवाल को 166 दिनों तक जेल में रखा, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी सीबीआई लगाया, अरविंद केजरीवाल को चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला, चुने हुए मुख्यमंत्री पर एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी कह रही है और यही बात आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लेके जाएंगे। भाई आपने अपने लड़के को दिल्ली का सीएम बनाया, इन्होंने आपके लड़के को उठा के दिल्ली में डाल दिया। तो एक सिंपैथी जो वोट बैंक होता है और साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक जो मूव है, बहुत जबरदस्त माना जा रहा है और उसका फायदा हरियाणा के इलेक्शन में भी हो सकता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता जिसने आम आदमी पार्टी को पहले 67 सीट्स दी, उसके बाद 62 सीट्स दी है, वो कितनी जागरूक है अपने वोटों को लेकर, अपने जब मत का इस्तेमाल करती है? क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता में सेंटिमेंटल कोई भाव नजर आएगा, या मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, हेल्थ, एजुकेशन, ये वो सारे डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं जिस पर आम आदमी ने लगातार वोट बटोरे हैं? एक तो कंचन ये है, दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि क्या यहां पर जाति का कोई फैक्टर है, क्या जाति यहां पर प्रभावी होगी? क्योंकि जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तब उसमें जाति की बात करते हैं। आप देखिए पूरे देश में राजनीति की बात हो रही है, एक तरफ जातिगत जनगणना की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप देखिए कि जातिगत जनगणना को लेके कोर्ट में मामला चल रहा है, बिहार कितना बड़ा उसका केंद्र बना हुआ है। तो मेरा ये आपसे कहना है कि दिल्ली में इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली में अलग अलग राज्यों के लोग भी रहते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या विकास बनाम जाति, क्या जाति बनाम विकास ऐसा कुछ है? क्योंकि यहाँ पे त्याग उससे भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि राजनीति में जब कोई त्याग करता है तो उसकी अपेक्षाएं बहुत होती हैं और त्याग कोई राजनीति में आसान नहीं होता है, कोई करता नहीं है, क्योंकि कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये निर्णय लिया है तो ये बड़ा निर्णय है और ये निर्णय ऐसे समय लिया गया है जिस समय हरियाणा में चुनाव हो रहा है, आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, झारखंड, बिहार, उसके अलावा आप देखिए जम्मू कश्मीर, इन जगहों पे चुनाव हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अलावा बाकी जगहों पे भी इसका फायदा होगा और किस तरह से होगा? देखिए अरविंद जी, मुझे लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल का फोकस पूरी तरीके से दिल्ली पे है और दिल्ली में उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी। एक तो जो उन्होंने दिन चुना है इस्तीफा देने का, वो दिन चुना है 17 सितंबर का, जो कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। तो अब आप देखिए 17 सितंबर को खबरें क्या चल रही होंगी, प्रधानमंत्री का जन्मदिन किस तरीके से मनाया जा रहा होगा और सुर्खियां बटोर रहे होंगे अरविंद केजरीवाल। तो एक मास्टर स्ट्रोक पे ये चल दिया। दूसरा ये कि गोल पोस्ट अरविंद केजरीवाल ने चेंज कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल अगर एलजी कोई फाइल वापस भेजेंगे तो अरविंद केजरीवाल की फाइल वापस नहीं जाएगी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की फाइल वापस जाएगी और अरविंद केजरीवाल उसका रोना गाना गाएंगे कि ये तो हमको भी परेशान करते थे। कौशिक जी का मैं रुख करना चाहूंगी और संजीव जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि भाजपा तो लगातार इसको कह भी रही है, खुराना जी ने कहा है कि क्यों नहीं आज, क्या आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है? अगर इस्तीफा देना था तो आज ही दे देते, 2 दिन का वक्त क्यों ले रहे हैं? जहां एक तरफ कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और राजनीति को समझने वाले दिग्गज इस चीज को मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं, वहां पर भाजपा के कुछ और दावे नजर आ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल पारंपरिक राजनीति करने से परहेज करती है, वो नई तरह की राजनीति करती है। उसको पता था कि यदि अरविंद केजरीवाल जिस समय जेल में गए और उस समय इस्तीफा देते तो वो पारंपरिक बातें होती जैसा कि सारे राजनीति करते हैं। वो इस धारणा को तोड़कर एक नई धारणा उन्होंने जन्म दिया कि नहीं, आपने किसी को आरोप लगा दिया और किसी आरोपी हो जाने की वजह से वो अपने पद से पदच्युत हो जाए, ऐसा संविधान में कहीं से कोई जिक्र नहीं है। और इसलिए बाकी अन्य राजनीतिक दलों के जैसे कि जो ही आपने इस्तीफा दे दिया, किसी और को बैठा दिया गद्दी पर, बाद में आने के बाद में किस तरह से फजीहत होती रही है हमने देखा है। हाल में झारखंड का उदाहरण ले लेते हैं हम, तो फिर बाद में वो जाके ज्वाइन भी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं। तो वो जानते थे कि इसका असर व्यापक होने वाला है, इसलिए वो जब तक जेल में रहे, जब तक भीतर रहे, वो लगातार मजबूती के साथ ये बात कहते रहे कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उनके लोग भी कहते रहे, लेकिन बाहर आने के बाद में जाहिर सी बात है कि इससे उनके काम करने की शैली और काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि सब जानते हैं कि कोई पोर्टफोलियो उनके पास महत्वपूर्ण था नहीं, सारे जो मंत्री थे वो अपना काम कर ही रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद में वो जो इस्तीफे की बात अभी कर रहे हैं, ये एक ऐसा इस्तीफा है जिसमें पद तो चला जाता है लेकिन कद बढ़ जाता है, ये इस्तीफा ऐसा है। संजीव, निश्चित रूप से आपने बड़ी बात कही। मैं आपको सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिस समय अरविंद केजरीवाल का अन्ना के साथ आंदोलन शुरू हुआ था, उन सारे पलों का मैं गवाह था और मुझे याद है कि जंतर मंतर पर किस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती थी और लोग जो है घंटों घंटों बैठ के अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि जब ये आंदोलन रामलीला मैदान पे शिफ्ट हो गया और अन्ना के साथ दूसरे बहुत सारे साथी जो है वहाँ पर धरने पे बैठे थे, उस दौरान भी मैंने उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा था, बहुत करीब से देखा था। तो अरविंद केजरीवाल को चौंकाना
आता है राजनीति में और उनको पता है कि हम किसी को कैसे चौंका सकते हैं। और शायद एकदम सही कहा इन्होंने संजीव कौशिक ने कि अगर अरविंद केजरीवाल जिस समय जेल गए थे, अगर उस समय इस्तीफा दे देते तो शायद राजनीति उस समय की कुछ और होती, कमान किसी और के हाथ में होती और जिस तरीके से माइलेज मिलना चाहिए था वो माइलेज नहीं मिलता। अब विवेक और हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी अमलेंदु जी वो भी हैं। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है कि वाकई संजीव कौशिक ने जो बात कही है उसमें दम नजर आता है? क्योंकि उस समय इस्तीफा देते तो बहुत बड़ा फर्क होता, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए अरविंद जी, एक तो अगर अरविंद केजरीवाल उसी समय इस्तीफा दे देते जिस समय गिरफ्तारी हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी एक तो ये साबित करने में, मतलब ये साबित कर देती कि कोई मामला था जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। जो गलती हेमंत सोरेन ने की वो गलती उस समय अरविंद केजरीवाल ने नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। पूरे चुनाव में मुद्दा ये बना रहा, इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को कहता रहा कि साहब हमारा एक मुख्यमंत्री जेल में है और भारतीय जनता पार्टी ने लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ी है। तो यानी लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया और जो थोड़े दिन की उनको मिली भी इंटरिम बेल, उसमें भी आके उन्होंने ऐसे शिकूफे छोड़े कि उसका जवाब देते भारतीय जनता पार्टी को नहीं बना, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर। तो अब भी केजरीवाल यही सब करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, कम होने वाली। लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री अमलेंदु कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं? आपकी जो पॉलिटिकल समझ है वो क्या कहती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि लोगों के मन में ये बहुत उत्सुकता है कि 2 दिनों बाद अगर इस्तीफा होगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ढेर सारे नाम हमारे आसपास घूम रहे हैं, हमें पता भी है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, जो मुझे लगता है कि शायद सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी शायद नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि ये पहले ही दोनों काफी ज्यादा एक्सपोज हैं इस तरीके से और इनको लेकर चर्चा चलती रही है। यानी जिन भी नामों की चर्चा चलती रही है वो कोई भी नाम नहीं बनेगा, ऐसा मुझको लगता है। कोई नया नाम निकल कर आएगा, अचानक से निकल कर आएगा। अच्छा अमलेंदु जी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी तो भाजपा की अमूमन रही है कि जिस नाम की हम उम्मीद नहीं करते हैं वही नाम बीजेपी लेकर आती है और वो अचानक से मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सुनीता केजरीवाल के नाम पर आपको कितना विश्वास हो पा रहा है? क्या वो बन सकती है? क्योंकि मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सामने आई थी, मीडिया के सामने आई थी, कई सारे अपने मैसेजेस ट्विटर के जरिए दे रही थी, तो उनमें अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी झलक देखने को मिल रही थी। उनका लहजा, उनका बात करने का तरीका बहुत हद तक एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की तरह नजर आ रहा था। कमजोर नहीं नजर आ रही थी। उन्होंने सारी मतलब पूरी ताकत के साथ जैसे पॉलिटिशियन होते हैं अरविंद जी, बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने काम किया। मैच्योर लेकिन कंचन, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, ये मैं बताना चाहता हूं। विवेक और नैना हमारे साथ साथी हैं। विवेक, मैं आपसे समझना चाहता हूं आपकी आपका जो इतना जो अनुभव है, आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, एक 5 महीने के लिए एक इंटरिम सीएम आपको देखने को मिल सकता है। उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब पिछले 5 महीने से टॉप लीडरशिप जो है अंदर था आम आदमी पार्टी का, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, इसके अलावा तो एक सत्येंद्र जैन हो, 2-3 और बड़े नेता, जब ये लोग सब अंदर थे तो हाँ बिल्कुल सत्येंद्र जैन हो, संदीप तो बाहर पाठक, कौन लोग पार्टी को मजबूती दे रहे थे, कौन लोग पार्टी को संभाल रहे थे, किन लोगों ने पार्टी को 2024 के चुनाव में यहाँ पर मजबूती दी, उन चेहरों में से एक हो सकता है। उसमें आतिशी का नाम भी आता है, उसमें सौरभ का नाम भी आता है, उसमें और 1-2 नेता उनके नाम भी आते हैं। तो ये लोग ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर नजर होगी कि 4-5 महीने के लिए उनको एक दायित्व दी जा सकती है। लेकिन इलेक्शंस के बाद अगर अरविंद केजरीवाल जीते हैं तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है। यहां पर पार्टी के लिए जिसने सबसे ज्यादा काम किया है उसे इनाम मिल सकता है, मेरी समझ ये कहती है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है। नैना के पास भी चलते हैं। नैना, आपको क्या लगता है, क्योंकि विवेक ने जो विवेचना की उसके अनुसार तो जिन लोगों ने काम किया है उसको मौका मिलना चाहिए, आप क्या कहते हो? अगला सीएम कौन? लेकिन मुझे लगता है अरविंद जी, जैसा कि हमने बीजेपी का भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के पहले एक पैटर्न पिछले कुछ वक्त से नजर आया, चुनाव के पहले सीएम के बदलने का। अब अगर दिल्ली में इस पूरे प्लान के हिसाब से देखा जाए, मैं यही बात पहले कर रही थी कि जो संभावित नाम है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम कट जाता है, लेकिन चाहे बात सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी हम सबको चौंकाने वाली है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को अगर आगे
प्रोजेक्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से वो निशाने पर आ जाएगी बीजेपी के या तमाम विपक्षी दलों के। और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इतने क्रूशियल वक्त में जब कई जगहों पर चुनाव है ऐसी परिस्थिति से बचे। दूसरी बात, हाल ही में हमने देखा था दिल्ली में किस तरह से जल संकट हो या जो विवाद रहा हो उसमें आतिशी चूंकि जल मंत्री हैं तो लोगों की एक नाराजगी थी, तो वो उस चीज को, मुझे ये मेरा अनुमान है कि शायद इस चीज को भी थोड़ा सा आम आदमी पार्टी बचना चाहेगी। अब ऐसे कोई सरप्राइजिंग नाम आ सकते हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि 5 महीने का वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बच जाता है और कांटों भरा ताज होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि कई चुनौतियां हैं। बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि हम सरकार में हैं लेकिन हमें काम करने का मौका नहीं दिया जाता, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर हो या तमाम निर्णयों को लेकर हो, तमाम बैरिकेड्स हैं। तो आने वाले वक्त में ये एक बड़ी चुनौतियां जो भी अंतरिम सीएम रहेगा उसके लिए रहने वाला है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात अरविंद जी जो मुझे यहाँ पर नजर आती है कि आने वाले वक्त में खासतौर से चाहे बात हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, गोवा में आम आदमी पार्टी ने पहले चुनाव जीता था, वहां पर क्या भूमिका थी हम सभी जानते हैं। अब चूंकि इंडिपेंडेंट वे में इलेक्शन लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी, तो ऐसे वो तमाम निर्णयों के साथ में, ऐसे तमाम मैसेजेस के साथ में वो जनता के बीच में जाना चाहेगी। कोई लूप होल, कोई रिस्क मुझे नहीं लगता कि इस समय अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लेने की कोशिश में है। एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जैसे अंदर खाने यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं में बातचीत हो रही थी कि पहले यहाँ पर लोगों को या पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान करेंगे। कल शायद देर शाम, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, उन नेताओं को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि इस्तीफा दिया जा रहा है, यानी कि वो भी पार्टी के अंदर के जो नेता हैं वो भी सरप्राइज थे। अब आने वाले वक्त में मुझे लगता है यही सरप्राइज जब विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद में जब घोषणा की जाएगी तो हो सकता है कि हम जो तमाम कयास बड़े चेहरों को लेकर लगा रही कोई नई तस्वीर ठीक है नैना, नजर बहुत आ सकती है। नैना की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और कंचन, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक पर्ची खुलेगी। मुझे लगता है कि एक पर्ची जो है वो बन चुकी होगी, जो जिसको कोई जानता नहीं होगा। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पे दिल्ली के लिए, लेकिन जो वोटर के लिए 48 घंटे आप अरविंद ये समझिए कि कितने क्रूशियल होने वाले हैं पत्रकारों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि अगर उनको यही नहीं पता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले थे तो क्या आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपको ये बता दूं, ये देखने वाले मैं अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे बहुत पुराने समय से मैं अरविंद केजरीवाल को देख रहा हूँ, जिसमें इनका गाजियाबाद में दफ्तर हुआ करता था और जब संघर्ष के दिन थे उस दौरान भी मैंने इनकी कार्यशैली को देखा है और समझा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब इस समय सरकार में मंत्री हैं, वो सारे के सारे लोग काम किया करते थे, बहुत सारे लोग अभी भी उनके साथ हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, राजनीति में जो कहा जाता है वो दिखता नहीं है और जो किया जाता है उसको दिखाया नहीं जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति में एक नया नाम आने वाला है, बस दिल थाम के इंतज़ार करिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। और हमारे साथ ये हमारे जो दो साथी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु और संजीव जी, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अमलेंदु और संजीव जी, आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ऐसा कोई नया नाम आएगा जो लोगों को चौंका दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चौंकाने वाली राजनीति पसंद है। बिल्कुल अरविंद जी, आप बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं, कोई चौंकाने वाला नाम आएगा और जरूरी नहीं है कि वो विधायक भी, क्योंकि अब ये बाध्यता नहीं है कि 6 महीने के अंदर विधायक चुन के आना है, क्योंकि 5 महीने में तो चुनाव ही हो जाना है। 5 महीने में, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि 5 महीने में चुनाव हो जाना है और 6 महीने में विधायक बन के आ जाना है, तो फिर बात तो वही हो गई कि कोई ऐसा नाम होगा जो जाति को भी, जाति से भी बहुत मजबूत होगा, धर्म का भी पूरा समीकरण होगा, दिल्ली के लोगों के लिए भी बहुत अहम होगा, और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल का बहुत खास होगा। नैना कुछ कहना चाहती, नैना आप क्या कहना चाहते हो, बताइए। अरविंद जी, मैं चाहूंगी हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एक बार उनसे हम ये बात भी समझने की कोशिश करें कि ठीक है, ये दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन तमाम विपक्षी दल चाहे बीजेपी हो या फिर लोगों के भी मन में सवाल थे कि अगर ऐसे वक्त में विधानसभा भंग करने का भी एक ऑप्शन अरविंद केजरीवाल के पास में था, लेकिन वो ना चुनते हुए उन्होंने दूसरे सीएम को बनाने का निर्णय लिया। आखिर इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है? बताइए संजीव जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में वो धुरंधर हैं। आज के राजनीति में उनको पता है कि कौन कदम कहाँ रखना है जिससे उनको लाभ हो, सफल हो। क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बेहद मायने रखती है।
यदि वो भंग करने की बात करते तो डंके की चोट पर इससे पहले उनके सारे कार्यकर्ता करते चले आए कि यदि आप हमें काम नहीं करने दे रहे हैं तो लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन लागू। जब आप सब मामले में दिल्ली के माध्यम से हस्तक्षेप कर रहे हैं दिल्ली सरकार के कामकाज में, उसके अधिकारों की कटौती कर रहे हैं लगातार, जब आप चाहते ही नहीं है बेहतर तरीके से काम करना, तो वो तो डंके की चोट पे चुनौती दे रहे थे कि आप राष्ट्रपति शासन लागू करा दें। उनको पता है कि यदि सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाए तो इसका लाभ किसको मिलने वाला है, सब जानते हैं। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल यदि आज भंग करते तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम होता कि आनंद फानंद की स्थिति बन जाती। वो चाहते हैं कि इतने दिनों के बीच में वो चुप बैठने वाले नहीं है। वो दिल्ली के जनता दरवाजे दरवाजे तक जाएंगे दिल्ली के जनता के पास, और वो अपनी बात रखेंगे कि कैसे गलत तरीके से हमें फंसा दिया गया, गलत तरीके से हमें रख दिया गया और हमारे कामकाज को बाधित करने का ठीक है संजीव, मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो वो लोगों के घरों में जब जा रहे थे तो उनके साथ बैठ के रोटी भी खा रहे थे और उनसे जो है नमक का रिश्ता उन्होंने बनाया, और वो नमक का जो रिश्ता है वो आज भी उनके साथ बना हुआ है। उनसे वो चंदा भी लेते थे लेकिन उनके साथ बैठ के नमक का रिश्ता भी बनाते थे, और इस प्रयोग को बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सफल हुए, मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई दूसरा सफल हो पाया, क्योंकि उन्होंने नमक का रिश्ता कायम रखा। दिल्ली ही नहीं, आप आजाद भारत के अगर इतिहास को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि इतने कम वक्त में कोई पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग तौर पर नजर आई है। जो जीत, जो संघर्ष आम आदमी पार्टी ने देखा और दिखाया, एक पोर्ट्रेयल भी रहा और दिखाया भी, इतने कम वक्त में किसी पार्टी का वो ग्राफ नहीं ऊंचा पहुंचा जितना आम आदमी पार्टी का पहुंचा है। 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 घंटे बहुत कीमती है देश की जनता के लिए, राजधानी दिल्ली की जनता के लिए। कौन मुख्यमंत्री बनता है, क्या स्ट्रैटेजी के साथ आम आदमी पार्टी, उनके तमाम नेता जो इसको लेकर इस वक्त मंथन कर रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल उनके सलाहकार बैठकर जिस नाम पर चर्चा कर रहे होंगे, हो सकता है वो नाम किसी को पता ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स रही है, उनका पॉलिटिकल डायनामिक्स रहा है, उनकी जीत रही है। पहले पार्टी में वो जीतते हैं, इस्तीफा देते हैं, तब कांग्रेस के साथ आए थे, फिर 67 सीट्स, उसके बाद भी 62 सीट्स के साथ पूरी की पूरी पार्टी जीतती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में, ये जो 2 दिन का वक्त है, कई नाम उठेंगे, कई नाम नीचे जाएंगे, हम सब कई नामों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अरविंद जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हो सकता है कि वो नाम सामने आए जिस पर अब तक कुछ चर्चा न हुई हो? देखिए कंचन, मैं आपको ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत ही स्थिर राजनीति करते हैं, और वो जो काम करते हैं वो बगल वाले को भी पता नहीं चलने देते हैं। और शायद राजनीति की परिभाषा भी यही है कि राजनीति में दाएं हाथ से अगर आप काम करते हैं तो बाएं को ना पता हो। शायद यही ऐसे ही राजनीति करने वाले लोग जो है वो, उनको हम बड़ा राजनीतिक मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की भी यही खासियत है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये रणनीति बनाई है, ये रणनीति अपने आप में खास है। मैं जितने उनके विधायक हैं, उन सभी विधायकों की अगर बात करें तो एक एक विधायक को लेके अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने 10 बार सोचा होगा, समझा होगा कि आने वाले समय में कौन वो व्यक्ति उपयुक्त होगा जिसको हम दिल्ली के लिए चुनेंगे, क्योंकि 5 महीने ये सरकार रहनी है। और ये सरकार जो होगी उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होगा, हमें ये समझना होगा। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में है, लेकिन यहाँ पे हमें एलजी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एलजी जो है वो सभी कामों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करेंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा गेन जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। हमें इसको भी समझना पड़ेगा। वो जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जनता का सेंटिमेंट्स है, उसको भी पाने का पूरा काम आम आदमी पार्टी करेगी। नैना, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं बस बिल्कुल आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि सेंटिमेंट्स की जब बात होती है, हम सभी जानते हैं कि इन सेंटिमेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है। और अरविंद जी की इस बात सिर्फ इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों की नहीं है, बल्कि पार्टी के दायरे को बढ़ाने की है। दिल्ली से निकलकर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है, गोवा में एक अच्छी भूमिका निभाती है, लेकिन इसके बाद में एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस जो है वो पार्टी में नजर आया। अब आने वाले वक्त में हरियाणा के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव
चुनाव हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, तो इन तमाम जगहों पे मुझे लगता है इस इस्तीफे के बाद में एक बड़ी भूमिका के साथ में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, ना सिर्फ स्टार कैंपेनर के तौर पर बल्कि एक बड़ा मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे। और रही बात सिंपैथी वोट की, तो मुझे लगता है शायद ये वाली तस्वीर वर्क कर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक ही एक पैटर्न अगर बार बार अपनाया जाए तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं एक आदत में बन जाता है। लेकिन ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एक आदत जो है, चाहे वो इस्तीफे की हो, आंदोलन की हो, लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन कितनी बड़ी छाप छोड़ता है। ठीक है, और क्या ये आने वाले बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि परसेप्शन बहुत मायने रखता है। कंचन, हमारे पास आखिरी 5 मिनट बचे हैं, हम लोग एक एक जो है सबसे जवाब ले लेते हैं। अब एक एक सवाल पूछ लेते हैं, विवेक और बाकी हमारे साथी हैं हमारे साथ, एक एक सवाल है। विवेक, हमारे पास समय बहुत कम है, आप मुझे नटशेल में बताइए कि ये जो मास्टर स्ट्रोक था, इसका आने वाले समय में हम लोग आसपास में जहां भी राजनीति इस समय हो रहे हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं, उसका कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फोकस आम आदमी पार्टी का जो है वो दिल्ली ही रहेगा। दिल्ली फिर से एपी सेंटर बनने वाला है। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है और एक बार फिर से गेंद जो है वो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पाले में डाल दिया। तो दिल्ली की सियासत बहुत दिलचस्प होने वाली है आने वाले 4-5 महीने। और जिस तरह से ग्राउंड पर उतरकर आम आदमी पार्टी काम करती है या फिर आम आदमी पार्टी राजनीति करती है, वो राजनीति आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और यही बीजेपी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी को न सिर्फ अपना बेस तैयार करना है दिल्ली में, बल्कि अगर आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो फिर अरविंद केजरीवाल स्टाइल में आना होगा। तो वो एक बड़ा टास्क होगा। दूसरी बात ये कि ये जो सिंपैथी गेन होगा, वो सिंपैथी सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, हरियाणा के लिए भी गेन होगा और बाकी राज्यों में जहां जहां आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जाएंगे वहां पर भी इसका असर हो सकता है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात अब की जा रही थी 10 साल की, वहां वो मुद्दा नीचे हो कि ये मुद्दा बड़ा बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात विवेक ने बोली है, क्योंकि हमने अब राज्यों में देखा है, एक बार किसी का टेन्योर रहता है तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। यहाँ तो लगातार ही टेन्योर चलता रहा है, अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। संजीव कौशिक जी, आपसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। क्या इसे आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े एडवांटेज में देखा जाए? क्या इसे आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ घात पहुंच सकता है? आपने ऊपर लिखा हेडिंग में केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक, निश्चित तौर पे वो मास्टर स्ट्रोक है ये केजरीवाल साहब का। राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले, और अब से लेकर के जब से ये घोषणा हुई है, लगातार आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले वो घर घर में जाएंगे, हर लोग से मिलेंगे, फिर वो जमीन पे उतर के जिस तरह की राजनीति वो करते रहे उसी तरह की राजनीति वो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार पुनः वो सिरदर्द बनने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी तक हमलावर थी, अब खुद को बचाने की मुद्रा में आएगी कि नहीं, हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे दिल्ली की जनता का काम बाधित हो। ये गलत आरोप हम पे लगा रहे हैं, अब वो बचाव की मुद्रा में रहेगी। ठीक है संजीव जी, ठीक है, मैं समझ गया। अमरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? ये किस तरह का कार्य अरविंद का है जिससे कि एक बहुत बड़ा फायदा, एक बहुत बड़ी क्रांति आने जा रही है? देखिए, क्रांति की तो अभी बात नहीं जा सकती। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा यही है कि वो क्रांति करने जा रहे हैं, वो क्रांति करते भी हैं, जैसा कि उनका अपना काम करने का नजरिया है और नारे इस तरीके से देते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा, और खुद स्वयं अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा एक मूव होगा। दूसरी बात ये कि वो सेंटर में दिल्ली रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की पहचान भी दिल्ली से। अगर दिल्ली अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है तो आप पंजाब में आ जाइए, हरियाणा में आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, आपको वो अहमियत नहीं रह जाएगी। तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल अपने हाथ से हाल में नहीं जाने देंगे और पूरे 5 महीने मुझे लगता है वो दिल्ली पर कायदे से केंद्रित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें हम बढ़ाते रहेंगे। लगातार इसी को लेकर देखिए चर्चा हो रही है, और चर्चा होना जरूरी भी है अरविंद, क्योंकि देखिए आपने तो सबका रिएक्शन ले लिया है, अब मैं आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ। आपके एडिटोरियल एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है अरविंद कि आने वाले वक्त में किस तरह ये देखने को मिलेगा? कंचन, हमारे साथ पवन शर्मा जी जुड़ गए हैं जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। पवन जी, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। थैंक यू। पवन जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी, मुझे आवाज आ रही है, थैंक यू। पवन जी, मेरा सवाल और लोगों का भी सवाल यही है कि भाई अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? क्या वो पवन शर्मा का भी नाम हो सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई चौंकाने वाला नाम होगा जो कि किसी को पता नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा कि विधायक दल की बैठक होगी 1-2 दिन में, उसमें तय किया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन आज आपको देखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि जब उन पे कट्टर ईमानदार होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उन आरोपों को खारिज करने का काम किया,
2 साल लंबी जांच के बाद कोई सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार लगाई सीबीआई ईडी को कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल से ज्यादा हो गया, ट्रायल तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह सहन नहीं हुआ कि उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे और उन्होंने माना कि खुद को अग्नि परीक्षा देने की उन्होंने ठानी। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे कि दिल्ली की जनता ने हमको चुना है। 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 के चुनाव में जब गए तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमने काम किए हों तो हमको वोट देना या मत देना। उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आज कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं तो अगर आप दिल्ली की जनता मानती है तो उनको वोट देना या मत देना। ये अग्नि परीक्षा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिशें पहले दिन से रही है। किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में, खासकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा पहले दिन से चाहती थी, किसी भी तरह से चाहते थे और ये सफल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को अरविंद केजरीवाल जी ने विफल किया और दिल्ली में इनकी हताशा है कि दिल्ली में चुनाव जीत नहीं पाते तो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बनने का या अपना आदमी बनाने का इनका एक ख्याली पुलाव रहता है, जो कि अभी तक दिल्ली के लोगों ने संभव इनको नहीं होने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। पवन जी, भारतीय जनता पार्टी का तो दूसरी तौर पर यह कहना है कि अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना था तो आज देते, 2 दिन का क्यों वेट करें। लेकिन तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट अरविंद केजरीवाल के स्टेप को मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं। आपका क्या कहना है कि भाई ये जो निर्णय लिया गया है ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी है? और उनकी स्पीच को मैं भी सुन रहा था और जिस तरीके से उन्होंने अपने जेल में बिताए दिनों के बारे में बताया, खासतौर पे भगत सिंह और बाकी पुस्तकों का जिक्र किया कि इस दौरान उनको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला और उसने जो है पूरी राजनीति को ट्विस्ट और टर्न कर दिया। पवन जी। बिल्कुल, देखिए 2015 में हमारी सरकार जब पहली बार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था। और अब जब मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा तो भाजपा के कुछ लोग थे जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी से हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कोई ऐसा नियम कानून नहीं कहता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने रहेंगे, जहां रहेंगे वहां सरकार चलाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ हताशा थी। और देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब जेल के अंदर थे, लगातार जब केस कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने लगातार कहा, ईडी को कहा था कि आपका केस 2 मिनट भी ट्रायल में नहीं ठहरेगा, आप सबूत लेके आइए। तो कोई सबूत नहीं मिला आज तक। ये अरविंद केजरीवाल जी के इतिहास ये है, आपके दर्शक जिसको नहीं पता उसके बता देता हूं। IITN पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में 10-12 साल झुग्गियों में काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने दिल्ली की परेशानियों को जाना है, कट्टर ईमानदार है, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उनकी पत्नी रह चुकी हैं। अगर उनको पैसे कमाने होते तो तमाम सारे ऐसे मौके थे कि तमाम सारे पैसे कमाने का उनके पास मौका था, लेकिन एक पैसा नहीं कमाया। कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री रहे।